हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 10वीं क्लास के प्रकाश के परावर्तन का ये भाग 2 यानी कि वीडियो 2 है। फर्स्ट वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया, उसको आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ पार्ट अब मैं शेष इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी और अपसारी, ध्यान दीजिएगा शब्द में थोड़ा सा डिफरेंस है, और समांतर प्रकाश पुंज। तो बोर्ड की परीक्षा यूपी बोर्ड में इन तीनों में से कोई भी आपको प्रकाश पुंज बनाने के लिए पूछ सकता है। तो देखते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये दो फिगर बना के सामने रखे हुए हैं। इसमें आप देखिए कि ये पॉइंट है, ठीक है। ये आपका प्रकाश पुंज हो सकता है कि इस बिंदु से निकलता हो, प्रकाश किरणों का स्रोत हो। तो इस बिंदु से अगर प्रकाश किरणें सभी दिशाओं के में फैलने की स्थिति में हो, किरणों का प्रसार हो, विस्तार हो सभी दिशाओं में, तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट, विशेष पॉइंट से इन प्रकाश किरणों का निगमन हो रहा है, आगे की तरफ ये निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी किरणें इसी बिंदु से बाहर की ओर निकल रही है। तो इसे कहते हैं हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज, क्योंकि ये फैलने का काम कर रहा है, ठीक है। अपसारी प्रकाश पुंज को इंग्लिश में डाइवर्जिंग रेज भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि प्रकाश पुंज अगर एक विशिष्ट बिंदु पर आते हुए प्रतीत हो, लग रहा है कि ये सारे दिशाओं से प्रकाश किरणें, प्रकाश पुंज एक विशिष्ट बिंदु पर आ रही हैं, मिल रही हैं, अप्रोच कर रही हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो शॉर्ट में कह सकते हैं, एक विशिष्ट बिंदु से निकलते हुए अगर दिखाई दे तो अपसारी प्रकाश पुंज, और एक विशिष्ट बिंदु पर आते हुए दिखाई दे तो अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है स्टूडेंट। इसका नाम स्पष्ट कर दिया गया है, अपसारी किरणें, इसको इंग्लिश में डाइवर्जिंग रेज कह सकते हैं, और ये अभिसारी आते हुए इसको आप कन्वर्जिंग रेज कह सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड की परीक्षा में आपको यही देना होगा। अब परिभाषा लिखनी होगी तो ऐसे लिखना है जो मैंने भी बोला था, अगर एक विशिष्ट बिंदु से प्रकाश किरणें निकलते हुए प्रतीत हों, निकलते हुए दिखाई दें तो उसे अपसारी किरणें कहेंगे, और अगर एक विशेष बिंदु पर समस्त दिशाओं से प्रकाश किरणें आते हुए दिखाई दें तो उसे अभिसारी किरणें कहते हैं। तो जो मैंने बोला उसको आप डिफाइन कर लीजिएगा, ओके। ये चित्र देना है और जो मैंने बोला वो परिभाषा है। जैसा कि मैंने यहाँ स्पष्ट लिख दिया है, जब प्रकाश किरणें, समस्त किरणें जो प्रकाश की हैं वो एक बिंदु से निकलते हुए दिखाई दे, इज जस्ट लाइक दैट, और जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अभिसारी हो, अपसारी किरणों का परिभाषा और विद फिगर हो गया, और ये अभिसारी किरणों का परिभाषा और फिगर हो गया। अब मैं बात करता हूँ समांतर प्रकाश पुंज का। तो छात्रों, अगला है आपका समांतर प्रकाश पुंज। इसमें क्या है कि समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, ना तो ये किसी बिंदु से निकलते हुए दिखाई देंगी, ठीक है, और ना ही ये किसी बिंदु पर आते हुए दिखाई देंगी, ना ये किसी बिंदु से निकलते हुए दिखाई देगी और ना ही ये किसी बिंदु पर मिलते हुए। ये समांतर होंगी एक दूसरे के सामने रेल की पटरी की तरह, तो इनको समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। तो 3 प्रकाश पुंज आपको परिभाषा में याद रखना है, अपसारी, अभिसारी और समांतर। तो छात्रों, अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न 2 जो बोर्ड में बनता है, वो नॉर्मली आता है कि दर्पण क्या है, ठीक है, और वह उसके प्रकार क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ दर्पण और उसके प्रकार, यानी कि दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न यहाँ बनता है दर्पण क्या है, वह उसके प्रकार है। तो चर्चा इस पे करते हैं कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है। सो स्टूडेंट, दर्पण में मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, यही लिखिएगा, इसके अलावा आप कुछ मत लिखिएगा। जैसे कि किसी भी चिकने पारदर्शक माध्यम, मतलब तात्पर्य यह है कि अब जैसे कि ये मेरे पास एक स्केल है, तो ये पारदर्शक है क्योंकि इसके प्रकाश यहाँ से एंटर लेके यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर अपने इसके पिछले लेयर पर, इसके इस वाले लेयर पर किसी रेड ऑक्साइड या फिर जिंक सल्फाइड, दिस इज जिंक सल्फाइड, या फिर एजी चांदी, तो ये 3 पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का पीछे पेंट कर दिया, ठीक है, तो इधर से तो प्रकाश अब पार हो नहीं पाएगा, तो जो एक निर्माण होगा इसका वह कहलाएगा हमारा दर्पण, ठीक है। तो यदि किसी चिकने पारदर्शक माध्यम के एक तल, ये तल है, पर पेंट जैसे रेड ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड या फिर चांदी, एजी जैसे पदार्थों से कर दें तो दर्पण का रूप प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब दर्पण के प्रकार पे बात करते हैं। तो नॉर्मली दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। जैसे छात्रों, मैंने एक ये समतल पृष्ठ बनाया हुआ है, ठीक है, इसके 2 तल हैं, एक तल इधर है और एक तल इधर है। इधर के तल को आप बाहर किसी पदार्थ से पेंट कर दीजिए, कलई कर दीजिए, इसे कलई भी कहा था, पेंट भी कहते हैं, और पदार्थों का नाम ये बताया, रेड ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, एजी, ठीक है। तो प्रकाश आपका इधर से एंट्री लेगा, ठीक है, ये दिशा आपकी होगी प्रकाश के आने की। तो इस तरह से ये जो दर्पण है यह समतल दर्पण कहलाता है। ये जो दर्पण है इसे समतल दर्पण कहेंगे। तो इस समतल दर्पण की परिभाषा स्टूडेंट ये लिखेंगे, वह दर्पण
जिसके दोनों पृष्ठ समतल हों, वह दर्पण जिसके दोनों पृष्ठ आपके परावर्तक पृष्ठ, इसको परावर्तक पृष्ठ भी कहेंगे, जिसके दोनों पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ समतल हों उसे कहेंगे समतल दर्पण। ठीक है, यही फिगर आप बनाइएगा बोर्ड में। ठीक है, ये कलई इधर से प्रकाश आते हुए और ये समतल दर्पण। अब परिभाषा, वह दर्पण जिसके दोनों पृष्ठ हमारे समतल हों। ठीक है, या फिर जिसका जिधर से परावर्तक भाग है वह आपका समतल हो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे दर्पण के बारे में। तो छात्रों अब हमको देखते हैं इस प्रकार से मुड़े। तो कांच के खोखले गोले को काटने के पश्चात, कांच के खोखले गोले को काटने के पश्चात जो भाग बचता है, इस तरह का कर्व वक्र भाग हो गया। इसके पीछे आप कलई कीजिए बिल्कुल उन्हीं पदार्थों से जो मैंने ऊपर उल्लेखित किया है। तो प्रकाश के आने की दिशा छात्रों अब इधर से होती है। ठीक है, तो ये चूंकि अंदर से दबा हुआ भाग दिख रहा है। ठीक है, आपको इधर से नहीं देखना है क्योंकि इधर तो पेंट हो चुका है। तो अंदर से दबा हुआ भाग है, तो इसे कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे छात्रों? अवतल दर्पण। अब छात्रों तीसरी स्थिति देखिए, अगर हम इस कटे हुए गोलीय भाग के भीतरी पृष्ठ को कलई कर दे, पेंट कर दे, इस तरीके से जो दबा हुआ पार्ट है उसको हमने पेंट कर दिया, तो उभरा हुआ भाग इधर से दिख रहा है आपका। ठीक है, तो ये वाला उभरे हुए भाग की वजह से इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो नाम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इधर से प्रकाश आएगा नहीं क्योंकि ये पेंट हो चुका है, तो इधर से, और ये दबा हुआ दिख रहा है आपको, तो नाम पड़ा अवतल दर्पण। और अब प्रकाश इधर से आएगा क्योंकि पीछे पेंट है, तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है छात्रों, तो जब भी परीक्षा में आएगा दर्पण के विषय में तो यही परिभाषा दर्पण की लिखिए और दर्पण के यह प्रकार विद चित्र आप जरूर दीजिएगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ा इसका इंग्लिश जान लीजिएगा। समतल दर्पण को कहते हैं प्लेन मिरर, अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है छात्रों, समतल दर्पण प्लेन मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण जो दिख रहा है उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये 3 कैटेगरी आपको देनी है इस परिभाषा के साथ में, तब आपका दर्पण का भाग खत्म होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं अब तीसरे पॉइंट पर। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में आने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इन तीनों दर्पण में से बहुत विशिष्ट बातें अगर उठती हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो इससे उठती हैं, समतल दर्पण से। तो मैं अब बात करूंगा कि समतल दर्पण किस प्रकार का नेचर शो करता है। कुछ चंद परिभाषाएं बनेंगी, कुछ इसमें क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समतल दर्पण के प्रमुख बिंदु जिनमें से बोर्ड में प्रश्न उठेंगे। जैसा कि छात्रों पहला पॉइंट है समतल दर्पण के प्रमुख बिंदु में, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये बोर्ड में बहुत ही पूछा जाता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे आभासी। इसका प्रतिबिंब स्टूडेंट्स छात्रों हमेशा याद रखिए कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वह सीधा बनेगा। क्योंकि आप अपने घर में दर्पण के सामने खड़े होकर जब अपना चित्र देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और वह कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। इस बात को याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल कहा जाता है, वर्चुअल और इरेक्ट, आपका सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब आपका हमेशा आभासी व सीधा, वर्चुअल और अपराइट ही बनेगा। अपराइट मीन सीधा प्रतिबिंब। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है छात्रों कि इस दर्पण के सामने वस्तु जितनी बड़ी होगी उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। जैसे ये अगर मैं पेन रखता हूँ, ये किसी भी एक पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर का होगा, तो इसके पीछे जब प्रतिबिंब बनेगा तो जितना लंबा ये पेन है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा बनेगा। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि वस्तु का जितना भी आकार होगा प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही होगा। तो बोर्ड की परीक्षा में पूछता है कि अगर वस्तु का आकार 2 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब का आकार बताइए, 2 ही सेंटीमीटर होगा। तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार इसमें सेम होता है। ठीक है, साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है छात्रों कि अगर आपको अपना पूरा इमेज देखना है दर्पण में, तो दर्पण का हाइट कितना लेना पड़ेगा? तो वस्तु जितनी होगी उसका आधा। ठीक है, तो यह मैंने बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है छात्रों कि मनुष्य की जितनी भी ऊंचाई होगी उसका बटा 2 करेंगे तो उतनी दर्पण की ऊंचाई आपको आवश्यक चाहिए। मतलब मान लीजिए मेरे को अगर अपना पूरा फोटो आपको इस दर्पण में देखना है, तो मेरी अगर जितने भी फिट में हाइट होगी, जितने भी फिट, उसका बटा 2 कर देंगे, उतनी दर्पण की हाइट आपको चाहिए पूरा फोटो देखने के लिए। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है छात्रों। चौथा पॉइंट है छात्रों कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए यहां पर है और ये दर्पण की तरफ आ रहा है, प्रोसीड कर रहा है, भाग रहा है या दौड़ रहा है, मान लीजिए मनुष्य तो 2 आगे जाएगा, ठीक है, या कोई पिंड है तो भी आगे जाएगा। तो अगर इस दर्पण की तरफ अगर कोई वस्तु वी चाल से आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, वी चाल से जा रहा है, तो इसका यहां से प्रतिबिंब इस साइड आएगा कि नहीं आएगा? तो उसकी स्पीड कितनी होगी? ये होगी 2v, डबल हो जाएगा। क्योंकि सापेक्षता के आधार पर अगर दोनों की गति विपरीत है तो चाल जुड़ जाती है। तो ये वाला v और उधर से भी मान लो v आया तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2v हो जाएगा। मतलब अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो छात्रों प्रतिबिंब 8 से आएगा। अगर ये 8 से आ रहा है
तो ये 16 से आएगा, 2v लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा यदि दर्पण की ओर v चाल से वस्तु गतिमान है तो प्रतिबिंब 2v चाल से आते हुए प्रतीत होगा। तो ये 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर बोर्ड की परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। और एक अंतिम और लास्ट बिंदु जो मैं बताने जा रहा हूँ, 5वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है छात्रों। ये 5वां तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि 2 दर्पण, समतल दर्पण होने चाहिए, परस्पर किसी एंगल पर सटाकर रखा गया हुआ है, ठीक है, 2 दर्पण किसी एंगल पर सटाकर रखा गया, तो उसमें इमेज कितने बनेंगे, प्रतिबिंब कितने बनेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, 360/θ - 1। प्रतिबिंबों की संख्या 360 θ - 1। थीटा ये वो वाला एंगल है जिस पर ये दर्पण सटा कर रखे गए हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। जैसा कि छात्रों यहाँ दिखाया गया है, 2 दर्पणों को मैंने परस्पर इस जगह सटा कर रखा हुआ है। ये आपका मिरर नंबर 1 है, ये आपका मिरर नंबर 2 है। मान के चलिए कि ये किसी एंगल पे झुका कर रखे गए हैं, थीटा हालांकि 90 में मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, ये आपकी वस्तु है, ठीक है छात्रों। तो जब ये वस्तु है तो इसके कितने इमेज इसके बीच में तैयार होंगे। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, किसी एंगल पर सटा कर रखे गए हैं। मैंने ये मान लिया कि ये थीटा डिग्री पर रखे गए हैं और ये वस्तु है, तो इसके कितने फोटो बीच में तैयार होंगे। तो आप लोग प्रतिबिंब की संख्या यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 θ - 1, 360 थीटा की वैल्यू 90 आप डाल दीजिए, -1, 0 से 0 गया, 9 चौक 36, 4 - 1 बराबर कितना आ गया, 3। मतलब छात्रों इस वस्तु के 3 प्रतिबिंब तैयार होंगे अगर इन दर्पणों को 90 डिग्री पे झुका कर रखा गया तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए 30 डिग्री पे झुका कर रखा गया है, 90 डिग्री पे झुका कर रखा है, तो आप इसमें यहाँ थीटा पर मान डालकर प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है छात्रों जिनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, रिविजन कर लीजिए, बोर्ड में इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। लॉकडाउन का पीरियड बहुत ही संघर्ष वाला है, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।